Hello students, this is our fourth part of the chapter Constitution as a Living Document। तो यहाँ हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किस किस तरह से हो सकते हैं। तो वहाँ हमने पिछले लेक्चर में दो तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे थर्ड वेज से किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये जो हमारा थर्ड वाला जो वे है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे इन सम केसेस इवन स्पेशल मेजॉरिटी बाय पार्लियामेंट इज नॉट सफिशिएंट। पहले हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट की हमको पूरा हाफ प्लस वन मेजॉरिटी और दोनों हाउसेस की मेजॉरिटी चाहिए थी हमको स्पेशल अगर हमको अमेंडमेंट कुछ करना है। तो यहाँ स्पेशल मेजॉरिटी और रेटिफिकेशन भी होना चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि अगर मेजॉरिटी हाफ नहीं है इट रिक्वायर्स द एसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। दिस इज व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर इज कंसर्न। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा लॉ है, कोई ऐसा कानून बना है जिसमें कि कोई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड पावर्स का कंसर्न हो, मैटर हो, तो उसमें ये मेथड हमें यूज़ करना पड़ता है। सो व्हेन फेडरल इश्यूज आर कंसर्न एसेंट ऑफ स्टेट इज रिक्वायर्ड। जब भी कोई फेडरल इश्यूज होते हैं, फेडरल इश्यूज हम समझते हैं बच्चों कि हमारा जो डिफरेंट यूनिट्स में हमारे कंट्री की गवर्नमेंट को डिवाइड किया हुआ है, उन यूनिट से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो उसमें ये जो हमारे स्टेट्स है उनका होना बहुत ज़रूरी है। स्टेट गवर्नमेंट का भी वहाँ पे सपोर्ट चाहिए उसमें। एंड एज वी हैव रीड इन चैप्टर फेडरलिज्म दैट स्टेट्स आर नॉट कंप्लीटली एट द मर्सी ऑफ सेंटर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, वी रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे फंडामेंटल जो राइट्स है हमारे, फंडामेंटल राइट्स को अगर अमेंडमेंट हमें करना हो तो वहाँ हमें चाहिए था स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए हमें पार्लियामेंट की, और साथ के साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर है उन लोगों का भी पूरा स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लेजिस्लेचर को जो मेंबर्स है उनका भी सपोर्ट हमको पूरा का पूरा चाहिए होता है। इन अदर एरियाज ऑल्सो थर्ड मेथड ऑफ अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड टू अमेंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी अगर लॉज में अगर कुछ अमेंडमेंट करना है तब भी हमें यही थर्ड वाला मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। टू अमेंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पावर्स एंड मैनी अदर्स। अगर जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट करने तब भी यही थर्ड वाला जो है जहाँ भी बोथ द हाउसेस प्लस स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी हमें उसमें सपोर्ट चाहिए होता है। इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट all bills go to the president, but here the president cannot send it back for reconsideration। एंड अब यहाँ पे क्या होता है, अगर नॉर्मल ऑर्डिनरी कोई भी बिल होता है तो प्रेसिडेंट को ये राइट है कि वो उसको 14 डेज के लिए डिले कर सकता है या उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। पर यहाँ पे यहाँ प्रेसिडेंट को ये राइट नहीं है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए इसको वापस भेजे। एंड इन दिस केस एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हैज़ बीन underline that only elected representatives have the authority to bring about amendment to the constitution। यहाँ स्पेशल एक चीज़ और अंडरलाइन की हुई है, वो ये है कि इस तरह के अमेंडमेंट्स में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को अथॉरिटी मिली हुई होती है इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के लिए। सो देयरफॉर सॉवरेनिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज द बेसिस ऑफ अमेंडेड प्रोसीजर। तो ये था हमने तीनों तरह के जो वेज हमने यहाँ पढ़े हैं जिससे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग तरह के कानून के लिए अलग अलग तरह से अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है वो आज हमने समझा था। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।